नमस्कार मेरे शाही YouTube परिवार। आज जो डरावनी कहानी है, भारत में छोटे से एक शहर में कोलकाता मुख्य शहर के एक पुराने और प्रसिद्ध कॉलेज के छात्रों में 3 नए छात्र आदित्य, अंशिका और विक्रम रह रहे थे। ये यात्रा कुछ महीने पहले ही कॉलेज में आई थी और नामांकित होकर अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए बेहद उत्सुक थी। कॉलेज का माहौल बहुत ही खुशनुमा था, लेकिन स्टूडेंट के बारे में कुछ अलग ही बातें सुनने को मिल रही थीं। शहर के एक पुराने और प्रसिद्ध कॉलेज के हॉस्टल में 3 नए छात्र आदित्य, अंशिका और विक्रम रह रहे थे। ये तीनों कुछ महीने पहले ही कॉलेज में आए थे और हॉस्टल में अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए बेहद उत्साहित थे। कॉलेज का वातावरण बहुत ही खुशनुमा था, लेकिन हॉस्टल के बारे में कुछ अलग ही बातें सुनने को मिल रही थीं। हॉस्टल का माहौल काफी पुराना और खौफनाक था। छात्र अक्सर कहते थे कि यहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन आदित्य, अंशिका और विक्रम ने इसे बस एक अफवाह समझा और अपनी पढ़ाई और दोस्ती में व्यस्त हो गए। एक रात जब ये तीनों अपना काम खत्म कर रहे थे, तो विक्रम ने कहा, क्या तुमने सुना है? हॉस्टल की तीसरी मंजिल का एक पुराना रूम है जिसे कोई भी छात्र नहीं खोलता। आदित्य ने मजाक करते हुए कहा, चलो उस रूम में जाने का रिस्क उठाते हैं। क्या कहते हो विक्रम? अंशिका ने थोड़ी घबराकर कहा, क्या तुम पागल हो? तुम जानते हो ना कि वहां कुछ अजीब होता है। लेकिन आदित्य और विक्रम ने अंशिका की चेतावनी को नकारते हुए फैसला किया कि वे उस रूम में जाएंगे और देखेंगे कि वहां क्या है। तीसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद आदित्य और विक्रम ने उस पुराने रूम की खोज शुरू की। रूम का दरवाजा जंग लगा हुआ था और उसके आसपास का माहौल बहुत ही अजीब था। विक्रम ने कहा, यही वह रूम है। दरवाजा खटखटाया और वह खुल गया। जैसे ही वे अंदर गए, पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवारों पर पुराने पोस्टर और धूल धूसरित सामान पड़ा हुआ था। कमरे के एक कोने में एक पुराना बक्सा रखा हुआ था। आदित्य ने कहा, यह तो बिल्कुल पुराने जमाने का रूम लगता है। लेकिन विक्रम ने कहा, देखो कुछ तो अजीब है, यह बक्सा मुझे किसी और ही दुनिया से जोड़ता है। अंशिका थोड़ी डरते हुए पीछे खड़ी थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उसने कहा। लेकिन आदित्य और विक्रम ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और बक्सा खोलने की कोशिश की। जैसे ही बक्सा खुला, अंदर एक पुराना किताब और एक टूटे हुए घड़ी मिली। किताब में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन भाषा बहुत ही अजीब थी। आदित्य ने कहा, यह किसकी किताब है? और यह घड़ी तो बिल्कुल भी सामान्य नहीं लगती। विक्रम ने किताब को खोलते हुए कहा, यहाँ लिखा है, जो भी इस घड़ी को खोलेगा वह अनजानी दुनिया में खो जाएगा। अंशिका ने तुरंत कहा, यह सब सिर्फ एक कहानी होगी, कोई हकीकत नहीं है। चलो इस कमरे से बाहर चलते हैं। लेकिन विक्रम ने किताब में और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उसने पढ़ना जारी रखा, एक अजीब सी ठंडी हवा कमरे में घुस आई। अचानक कमरे का माहौल बदल गया। दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे किसी ने दीवारों को खरोंच दिया हो। अंशिका डर के मारे चिल्लाई, कुछ तो गड़बड़ है, हमें यहां से जाना चाहिए। तभी बक्से में रखी घड़ी में से एक गहरी आवाज आई, तुम लोग अब यहां से नहीं जा सकते। आदित्य और विक्रम डर गए, लेकिन उन्हें बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कमरे का दरवाजा अचानक बंद हो गया। आदित्य, विक्रम और अंशिका की दुनिया अचानक बदल गई। वे एक अंधेरे और खौफनाक गलियारे में फंसे हुए थे। गलियारे में किसी प्रकार का रोशनी नहीं थी और हर कदम पर उन्हें एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। अचानक दीवारों पर कुछ धुंधले चेहरे दिखाई देने लगे, जो लगातार उनकी ओर देख रहे थे। क्या यह सब सच है? विक्रम ने कांपते हुए कहा। अंशिका की आवाज भी कांप रही थी। यह क्या हो रहा है? वे तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लगे, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। गलियारे के अंत में एक दरवाजा था जो खुद ब खुद खुल गया। अंदर जाते ही वे एक और रूम में पहुंचे, लेकिन यह रूम अजीब था। यहाँ कोई सामान्य चीज नहीं थी। दीवारों पर खून के धब्बे, कमरे का तापमान असहनीय ठंडा था और हवा में एक घिनौनी सी गंध थी। तीनों ने कमरे के अंदर देखा तो पाया कि एक पुराना आईना दीवार पर टंगा हुआ था। जैसे ही वे पास गए, आईने में एक बुरी सी छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी और आदित्य को घूरने लगी। अचानक वह छाया बोल पड़ी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम जानते हो ना कि यहाँ आने से तुम कभी लौटकर नहीं आओगे। आदित्य डर के मारे कांपने लगा, लेकिन विक्रम और अंशिका को भी समझ में आ गया
कि वे किसी अन्य दुनिया में फंस चुके हैं। तभी घड़ी की आवाज फिर से आई और सब कुछ थम गया। एक हल्की सी रोशनी कमरे में फैल गई और अचानक वे तीनों उसी पुराने हॉस्टल के कमरे में वापस आ गए जहां से वे शुरू हुए थे। वे तीनों कमरे में वापस आए, लेकिन अब उनका चेहरा साफ दिख रहा था। कोई अजीब घटना नहीं हो रही थी। विक्रम ने कहा, यह सब कुछ अचानक हुआ, लेकिन हम किसी अदृश्य शक्ति के कारण वापस आ पाए। यह कोई चमत्कार ही था। घड़ी और बक्से को पुरालेख में सुरक्षित रखने के बाद आदित्य, विक्रम और अंशिका को लगा जैसे उन्होंने उस रहस्यमयी दुनिया से निजात पा ली हो। लेकिन क्या सच में वे पूरी तरह से सुरक्षित थे, या फिर वह खौफनाक रूम और घड़ी सिर्फ एक शुरुआत थी? कुछ हफ्ते बाद आदित्य को फिर से उस घड़ी का सपना आया। सपना इतना स्पष्ट था कि उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि यह केवल एक सपना नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। घड़ी की आवाज, तुमसे खेल खत्म नहीं हुआ है, फिर से उसके दिमाग में गूंजने लगी। विक्रम और अंशिका से उसने इस बारे में बात की, लेकिन वे दोनों डर और उलझन में थे। अंशिका ने कहा, क्या यह सिर्फ हमारी कल्पना थी? क्या हम सच में उस दूसरे दुनिया में गए थे? आदित्य ने जवाब दिया, मैं जानता हूं कि यह सच था। हम अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। उस घड़ी का राज हमें अभी नहीं पता। आदित्य ने महसूस किया कि घड़ी में एक अजीब सी शक्ति थी जो समय और स्थान को प्रभावित कर सकती थी। वह अपनी मेहनत से एक पुरानी किताब की खोज में लगा, जिसमें उस घड़ी के बारे में कुछ जानकारी मिली थी। किताब के पन्नों पर लिखा था, जो भी उस घड़ी के साथ खेलता है वह समय और स्थान के पार जाकर अपनी आत्मा को खो सकता है। यह जानकारी आदित्य के लिए एक और चिंता का कारण बन गई। वह और विक्रम अंशिका के साथ घड़ी की ओर वापस लौटने का फैसला करते हैं, लेकिन इस बार वह तैयार रहते हैं कि यदि कोई खतरनाक घटना घटे तो वे इससे लड़ सके। आदित्य, विक्रम और अंशिका उस घड़ी को लेकर उसी पुरानी तंबू में लौटते हैं। जैसे ही घड़ी को तंबू में रखा, एक भयानक तूफान छा गया। घड़ी की आवाज फिर से सुनाई दी और अचानक वह पुराना कमरा फिर से बदल गया। अब वह कमरा एक मंझे हुए तंत्र के रूप में परिवर्तित हो चुका था, जिसमें हर दीवार पर एक अजीब से संकेत थे। एक अंधेरे कोने से एक आवाज आई, तुम लोग मुझसे भाग नहीं सकते, तुम्हें मेरी सजा भुगतनी होगी। सामने एक भूतिया आकृति प्रकट हुई जो घड़ी के भीतर बंद आत्मा की थी। यह वही आत्मा थी जिसकी गिरफ्तारी घड़ी ने की थी। आत्मा ने अपनी घृणा भरी आवाज में कहा, तुम्हारे जाने से पहले तुमसे खेल खत्म हो चुका है। तुम्हारे आत्माओं को मुझे आजाद करने का मौका देना होगा। आदित्य, विक्रम और अंशिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इस बार वे समझ चुके थे कि केवल अपनी चतुराई से वे इससे बच सकते थे। तीनों ने पूरी ताकत लगा दी और एक साथ उन तंत्रों को तोड़ने की कोशिश की जो घड़ी को घेरे हुए थे। जैसे ही उन्होंने तंत्र को तोड़ा, वह भूतिया आत्मा और घड़ी दोनों अंधेरे में गायब हो गए। अचानक कमरे में एक शानदार रोशनी फैल गई और वे उसी पुराने हॉस्टल में वापस आ गए, जैसे कुछ भी नहीं हुआ था। इस बार कुछ अलग था। घड़ी और बक्सा अब कभी नहीं दिखाई दिए। आदित्य, विक्रम और अंशिका ने महसूस किया कि उनका जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा शांत था। वह डर और घबराहट खत्म हो चुकी थी। रात को जब तीनों अपने कमरे में आराम से सो रहे थे, आदित्य ने आखिरी बार घड़ी की तरफ देखा, लेकिन वह अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। आदित्य मुस्कुराया और सोचा, शायद अब हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन क्या सच में उनका खेल खत्म हो चुका था? कुछ महीने बाद एक नया छात्र हॉस्टल में आया और उसने तीसरी मंजिल के उस खौफनाक रूम की ओर इशारा किया। उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि यहाँ कुछ अजीब घटता है? क्या तुमने उस रूम में घड़ी और बक्से के बारे में सुना है? आदित्य, विक्रम और अंशिका ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन अब वे पूरी तरह से तैयार थे, क्योंकि हॉस्टल का राज कभी खत्म नहीं होता। खौफनाक हॉस्टल का रहस्य हमेशा कुछ न कुछ नया लेकर आता है। आदित्य, विक्रम और अंशिका अब पूरी तरह से सशक्त और सतर्क हो गए थे। वे समझ चुके थे कि वे किसी अदृश्य शक्ति से खेल चुके हैं जो हॉस्टल के उस खौफनाक रूम में बसी हुई थी। लेकिन जब वह नया छात्र राघव हॉस्टल में आया और उन रूम्स के बारे में बात करने लगा, तो उनके अंदर एक अजीब सा डर जाग उठा। यह वही छात्र था जिसने तीसरी मंजिल के उस बंद कमरे की ओर इशारा किया था। राघव ने एक दिन आदित्य से पूछा,
क्या तुमने कभी उस रूम में घुसने का सोचा है? मैंने सुना है कि वहां कुछ बहुत पुराना और खतरनाक है, और वह घड़ी शायद कुछ जादुई शक्तियों को नियंत्रित करती है। आदित्य ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, तुमने सही सुना, लेकिन तुम जिस चीज को खोजना चाहते हो वह तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। विक्रम और अंशिका भी राघव को चेतावनी देने के लिए आगे आए। वो जो तुम कह रहे हो वह सिर्फ एक अफवाह नहीं है राघव। हम तीनों ने खुद वह सब देखा है। तुम्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए। लेकिन राघव ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसका मन उस पुराने कमरे में छुपे रहस्यों को जानने के लिए और भी अधिक लालायित हो गया था। एक रात उसने अकेले ही उस रूम का रुख किया और उसे खुली आंखों से देखना शुरू किया। राघव के अंदर जाने के बाद हॉस्टल के अन्य छात्र महसूस करने लगे कि कुछ अजीब हो रहा है। राघव अगले दिन भी वापस नहीं आया। उसकी लापता होने की खबर फैलते ही आदित्य, विक्रम और अंशिका को समझ में आ गया कि वह पुरानी घड़ी का जादू फिर से सक्रिय हो चुका है। हमसे पहले की तरह अब उसे भी उसी दुनिया में खींच लिया गया है, आदित्य ने गंभीर आवाज में कहा। उन्हें फिर से तीसरी मंजिल की ओर रुख करना पड़ा। इस बार उन्होंने तय किया कि उन्हें उस घड़ी को पूरी तरह से नष्ट करना होगा ताकि कभी भी कोई और इसके जाल में न फंसे। तीनों ने तीसरी मंजिल पर कदम रखा। वहां वही अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई खतरनाक शक्ति उनके आसपास मंडरा रही हो। राघव का कुछ भी पता नहीं था। वे तीनों उस पुराने कमरे तक पहुंचे जहां घड़ी और बक्सा रखा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने घड़ी को छुआ, एक अजीब सी ध्वनि गूंजी। कमरे में अंधेरे का वजूद और भी गहरा हो गया और चारों ओर एक कटा हुआ सन्नाटा था। एक कटी फटी छाया घड़ी से निकलकर सामने आई और बोली, तुम लोग नहीं समझ सकते। तुमने मुझसे खेल खेला है, लेकिन अब खेल खत्म नहीं होगा। पकुशी, हमने तुम्हारा खेल खत्म करने की कसम खाई है, विक्रम ने जोर से कहा, और आदित्य ने घड़ी को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही घड़ी टूटी, एक अजीब सी रोशनी कमरे में फैल गई। वह छाया अचानक गायब हो गई और राघव का शरीर धीरे धीरे कमरे में प्रकट हुआ। वह अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अदृश्य भय था और वह बेजान सा लग रहा था। राघव ने आंखें खोलते हुए कहा, मुझे उस घड़ी में फंसे हुए 1 महीना हो चुका था। मैंने वहां बहुत कुछ देखा, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि यह घड़ी हमें उस अजीब दुनिया में बंद कर देती है और कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। आदित्य, विक्रम और अंशिका ने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही उन्हें यह एहसास भी हुआ कि घड़ी को नष्ट करने के बावजूद वह अजीब दुनिया पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। तो क्या हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं? अंशिका ने पूछा, आंखों में डर और सवाल था। आदित्य ने कहा, हम अभी तक कुछ भी नहीं जानते। घड़ी का नष्ट होना इसका मतलब यह नहीं कि वह शक्ति खत्म हो गई। हमें इस रहस्य को पूरी तरह से खत्म करना होगा। राघव, आदित्य, विक्रम और अंशिका ने मिलकर पुरानी किताबों और तंत्र मंत्र की मदद से घड़ी की शक्ति को खत्म करने की योजना बनाई। वे समझ चुके थे कि घड़ी का जादू सिर्फ एक चीज से नहीं, बल्कि एक गहरे तंत्र से जुड़ा था। अब उनका उद्देश्य केवल घड़ी को नष्ट करना नहीं, बल्कि उस पूरे तंत्र को उखाड़ फेंकना था जिससे वह शक्ति काम करती थी। इस प्रयास में वे कुछ भी कसर नहीं छोड़ने वाले थे। लेकिन क्या वे इस बार पूरी तरह से सफल हो पाएंगे, या घड़ी का रहस्य फिर से उन्हें फंसा लेगा? यह सवाल अभी भी अनसुलझा था, क्योंकि हॉस्टल का खौफनाक रहस्य कभी खत्म नहीं होता। आदित्य, विक्रम, अंशिका और राघव अब पूरी तरह से तंत्र मंत्र और प्राचीन ग्रंथों के जरिए उस रहस्यमयी घड़ी और उसके जादू को समाप्त करने के लिए तैयार थे। उनका उद्देश्य अब घड़ी को नष्ट करना नहीं था, बल्कि उसके द्वारा नियंत्रित की जा रही शक्ति को पूरी तरह से खत्म करना था। वे जानते थे कि यह कोई साधारण काम नहीं था, क्योंकि घड़ी से जुड़ी शक्ति सिर्फ उस कमरे या हॉस्टल तक सीमित नहीं थी, बल्कि इससे जुड़ी एक और अंधी दुनिया भी थी, जिसमें अनगिनत आत्माएं फंसी हुई थीं। आदित्य ने अपने दोस्तों को समझाया, हमें इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाना होगा, और केवल तभी हम खुद को और दूसरों को इस बुरे प्रभाव से बचा सकते हैं। राघव, जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था, ने आदित्य से पूछा, लेकिन हम इस शक्ति को खत्म कैसे करेंगे? क्या इसके लिए हमें उस दुनिया में वापस जाना पड़ेगा? आदित्य ने गंभीरता से जवाब दिया, हाँ,
शायद हमें वही रास्ता अपनाना पड़े। अगर हम उस अंधी दुनिया में प्रवेश कर सकें और वहां से आत्माओं को मुक्त कर सकें तो हम इस घड़ी की शक्ति को नष्ट कर सकते हैं। उन्होंने उस घड़ी और बक्से के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए उस पुरानी किताब का सहारा लिया जिसमें इस तंत्र के बारे में कुछ और विवरण था। किताब के अनुसार इस घड़ी से जुड़ी एक गुफा थी जो पूरे हॉस्टल के नीचे स्थित थी और वही वह जगह थी जहां वह अजीब दुनिया और घड़ी का संबंध था। साथी मिलकर उस गुफा का पता लगाने निकल पड़े। गुफा की खोज करते हुए उन्होंने महसूस किया कि जैसे जैसे वे गहरे जाते गए वातावरण में अजीब सी नकारात्मकता बढ़ती जा रही थी। उन्हें यह समझ में आ गया कि यह वही जगह थी जहां से यह भूतिया शक्ति उत्पन्न हो रही थी। गुफा में प्रवेश करते ही वे एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां घड़ी और बक्सा एक काले तालाब के बीच रखे थे। वहां एक अजीब सी धुआं सी हवा चल रही थी और चारों ओर घना अंधेरा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, घड़ी की आवाज सुनाई दी, तुमने जो किया वह तुम्हारे लिए अंतिम होगा। आदित्य ने घड़ी को ध्यान से देखा। उसने वह पुराना तंत्र मंत्र मंत्रित करना शुरू किया जो उसने किताब से सीखा था। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, चारों ओर का वातावरण चुप हो गया और एक अजीब सी सन्नाटा छा गया। अचानक एक बड़ी आकृति सामने प्रकट हुई, वही आत्मा जो घड़ी में बंद थी। आत्मा ने गुस्से में आकर कहा, तुम लोग मुझसे क्यों खेलते हो? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे नियंत्रित कर सकते हो? विक्रम ने डरते हुए कहा, हम तुम्हारी शक्ति को खत्म करना चाहते हैं ताकि यह सब समाप्त हो सके। आत्मा ने हंसी में कहा, यह सब कुछ खत्म होने से पहले तुम सबको मेरी शक्ति का एहसास कराऊंगी। लेकिन जैसे ही आदित्य ने मंत्र का उच्चारण किया, अचानक गुफा में एक भयंकर रोशनी फैल गई। वह आत्मा जोर जोर से चिल्लाई, लेकिन घड़ी की शक्ति को खत्म करने के साथ साथ उसकी आत्मा भी अंततः मुक्त हो गई। घड़ी के अंदर बंद शक्तियां अब मुक्त हो चुकी थीं। गुफा का अंधेरा भी धीरे धीरे हल्का होने लगा और वातावरण में शांति छा गई। घड़ी टूट चुकी थी और उसकी शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। गुफा का काला तालाब अब एक शांत झील में बदल चुका था। जैसे ही घड़ी नष्ट हुई, आदित्य और उसके दोस्तों को एहसास हुआ कि अब वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। राघव ने कहा, हमने यह किया, अब हम सब आजाद हैं। आदित्य ने सिर झुकाया और कहा, हाँ, लेकिन हम हमेशा याद रखेंगे कि इस रहस्य से जितना हम दूर रहेंगे उतना ही अच्छा है। अब हॉस्टल में सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन आदित्य, विक्रम, अंशिका और राघव जानते थे कि एक ऐसी दुनिया थी जो कभी भी वापस आ सकती थी। वे हमेशा सतर्क रहते थे क्योंकि रहस्यों से भरी दुनिया कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। लेकिन वे यह भी जानते थे कि अब वे कुछ भी झेलने के लिए तैयार थे। आखिरकार जब हॉस्टल में सब कुछ शांत हुआ तो उन्होंने अपनी जिंदगी को फिर से शुरू किया। उनका यह अनुभव हमेशा उनके साथ रहेगा और वे कभी भी उस डरावनी घड़ी और उसके खौफनाक राज को नहीं भूल पाएंगे।